बात करेंगे लीडरान के बिगड़े बोल की। जी हां, इक़्तिदार की बेसब्री और बेताबी बयां करते हैं लीडरान के बिगड़े बोल। बात इंसानों से आगे बढ़कर अब भगवान तक पहुंच गई है। जी हां, लीडरान की जबान ने ऊपर वाले को भी नहीं बख्शा है। कोई किसी का मजहब पूछ रहा है तो कोई किसी की जात, लेकिन जो सवाल अवाम के दिल में है उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। क्या मुद्दे खत्म हो गए हैं या फिर मुल्क में अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? तो बात आसमान के भी पार अब चली गई है। लेकिन बेचारी आवाम का क्या, उसका क्या, जो अपने दर्द की दवा इन इंतखाबात में तलाश रही है? उस बच्चे का क्या जो मजहब से उठकर अपना मुस्तकबिल देख रहा है? लेकिन शायद लीडरान को इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या इन सभी लीडरान ने अवाम से जुड़े मुद्दों पर हार मान ली है, इसलिए अब ऊपर वाले के सहारे हैं, या फिर इसलिए कि 2019 की सियासी जंग को मजहबी जंग बनाकर असेंबली इंतखाबात में फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? हालांकि अवाम इन सवालों को लेकर क्या सोचती है, वो किसे सही किसे गलत मानती है, इसका जवाब तो अब 11 दिसंबर को मिल ही जाएगा। लेकिन अभी जो हालात है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी होंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। पांच रियासतों में जारी असेंबली इंतखाबात के शुरुआती दौर से अब तक अगर तमाम सियासी सरगर्मियों पर नजर डालें तो पता चलता है कि हमारे लीडरान की तकरीरों में इंतखाबी इश्यूज के अलावा वो सब कुछ है जिससे अवाम को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी लीडरान की जबान से निकल रहे ये इश्तियाल अंगेज बयान न सिर्फ तेज होते जा रहे हैं, बल्कि एक दूसरे पर तबसरा करने के साथ साथ मजहब को भी निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी तो राम का नाम लेकर कई बरसों से सियासत कर ही रही है, तो वहीं अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद सियासत में ताजा एंट्री ली है राम के भक्त हनुमान ने, जिस पर बीजेपी खुद ही अलग अलग बयान दे रही है। भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोग देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं, सबको लेकर के सभी पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं और इसलिए बजरंगबली का संकल्प होना चाहिए। अब योगी हनुमान जी को भी सियासत में ले आए। इसके बाद तो हंगामा खड़ा हो गया। तेलंगाना में तशहीर के दौरान तो वो एक कदम और आगे बढ़ गए। कांग्रेस के नेताओं से कहा, मैंने कभी तुम्हारे तारणहार अली हैं, हमारे तारणहार बजरंगबली हैं। मजहब के इतने रंग लोगों ने त्योहारों में ही देखे थे, लेकिन अब जमहूरियत के इस त्योहार में भी इनका बाकायदा इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कोई वाकिफ नहीं था। जब इंतखाबात मजहब के नाम पर लड़े जा रहे हों तो ऐसे में खुद कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। खुद कांग्रेस सदर ने पीएम मोदी के हिंदू होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। Most fascinating thing for me is that what is the essence of Hinduism? You please study Hinduism. What does the Gita say? और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं हिंदू हूं, और जो हिंदुइज्म की नींव है उसको नहीं समझते। किस प्रकार के हिंदू हैं? राहुल के बयान के बाद बीजेपी की तरफ से भी जवाबी बम आया, जिसमें राहुल के हिंदू समझ का जवाब दिया गया। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू होने का मतलब पता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं भी और उनकी पार्टी कांग्रेस भी अपने नेता के मजहब और जात को लेकर दुविधाग्रस्त है। राहुल गांधी दिखावे के हिंदू हैं, न उनको हिंदुत्व की समझ है न हिंदू परंपरा की समझ है। वहीं यूपी के गवर्नर राम नाईक ने लीडरान को बेमतलब की बयानबाजी न करने की नसीहत दी है। अपनी अभिव्यक्ति सभ्यता से करना यह जनतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा है, संसद में जिस प्रकार से वो नेतृत्व करते थे, वक्तव्य करते थे। अभी उनका निधन हो गया है, लेकिन लखनऊ में उनके नाम पर ही लखनऊ महोत्सव चल रहा है, तो ऐसे ढंग से सब व्यवहार करे वह अनुकरणीय होगा, ऐसा मुझे लगता है। मानो इन लीडरान ने अपनी जबान को इंतखाबी हथियार बना लिया हो। कोई किसी के मजहब के बारे में पूछ रहा है तो कोई किसी की जात।
बीजेपी और कांग्रेस ज्यादातर एक दूसरे से उन बयानों को लेकर उलझ रही हैं जिनका मकामी इश्यूज से कोई लेना देना नहीं है। हर पार्टी ऐसे मुतनाज़ा बयान से पल्ला झाड़ लेती है और कह दिया जाता है कि पार्टी बयान से सहमत नहीं है, लेकिन जब उनके सीनियर और ओहदेदारान ही ऐसे बयान दें तो पल्ला झाड़ना जरा मुश्किल हो जाता है। फिर तो हर कोई बयान का दिफा करने में लग जाता है और किसी पर कार्रवाई तक नहीं होती है। लीडर और उम्मीदवार इश्तियाल अंगेज तकरीर करके मुल्क का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी पार्टियां खामोश रहती हैं, जिसकी वजह से इंतखाबी रैलियों में लीडरान की इस तरह की बदज़बानी सिलसिलेवार तरीके से जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो आपने देखा, कोई कह रहा है कि तुम अली को देखो, हम तो बजरंग बली वाले हैं, कोई बजरंग बली की जात बता रहा है, कोई कह रहा है कि अल्लाह जो है कामयाबी मुझे दिलाएगा और अल्लाह ही जो है उनको जलील करेगा। इस तरह के सवालात, इस तरह की बातें, इस तरह की तकरीर, इस तरह के बयानात इन चुनाव में, इन इंतखाबात में साफ साफ देखने के लिए मिल रहे हैं। किस तरफ हम जा रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, दो खास हैं हमारे साथ हैदराबाद से। हमारे हैदराबाद ब्यूरो चीफ हैं प्रसाद भूसेकर जुड़े हैं और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है अमलेंदु उपाध्याय साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर आज हमारे साथ हैं और अक्सर हमारे प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं, अपनी अहम राय हमारे साथ रखते हैं। प्रसाद जी और अमलेंदु जी दोनों का खैर मकदम है। मैं अमलेंदु जी के पास सबसे पहले आता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखें इस तरह के बयानात को? और हर तरफ से इस तरह के बयानात आ रहे हैं, कोई पीछे रहना नहीं चाहता। ये कैसी सियासत है और क्या ये अवाम को इफेक्ट करती है? कुछ तो करती होगी जब इस तरह की बातें हो रही। नहीं, निश्चित तौर पर आवाम को इफेक्ट करती है, तभी इस तरह की बातें की जा रही हैं। और पहले लोगों ने चूंकि फ़ायदे उठाए इस तरह की बातें करके, इसलिए वो फिर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो अपनी नाकामियाँ होती हैं उनको छिपाने के लिए और जो जनता के असली मुद्दे होते हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि आप जनता के रोज़गार की बात करेंगे, उसकी शिक्षा की बात करेंगे, उसके विकास की बात करेंगे, तो फिर आपसे आने वाले समय में सवाल पूछे जाएंगे अगर आप सत्ता में आ जाते हैं। तो उन सवालों से बचने के लिए कि आपसे कोई सवाल ही ना कर पाए आगे चल के, क्योंकि आप तो हिंदू और मुस्लिम करके आए थे चुनाव जीत करके, तो सवाल तो फिर कहीं होंगे ही नहीं। फिर आप जिस तरीके चाहेंगे उस तरीके से अपना काम करते रहेंगे। तो ये एक स्ट्रेटजी बन गई है और चूंकि पहले लोग उसमें कामयाबी ले चुके हैं, पा चुके हैं, तो इसलिए उस रास्ते पर चलना चाहते हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि इस बार के चुनाव में भाई कितनी ही कोशिश की जा रही हो, लेकिन कम्युनलिज्म जो है वो मुद्दा नहीं बन पा रहा है। और यही जो है वो बेचैनी है लोगों की कि किस तरीके से कम्युनलिज्म जो मुद्दा बने और जो असली मुद्दे हैं जनता के वो सीन से गायब हो गए। ठीक है, मतलब फर्का परस्ती मुद्दा नहीं बन पा रहा। मैं प्रसाद जी का रुख करूंगा। तेलंगाना में तो बयानों की बौछार हो रही है प्रसाद जी, और इस बार के तेलंगाना इंतखाबात इन बयानों के लिए कम से कम याद रखे जाएंगे, चाहे ओवैसी बरादरान हो, चाहे वहां पर अमित शाह का पहुंचकर बयान दिया जाना हो, या फिर योगी आदित्यनाथ वहां पर जिस तरह के बयान दे रहे हैं। जाना चाहेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप तो ग्राउंड रियलिटी वहां पर जानते, लगातार आप घूम रहे हैं, क्या ये पब्लिक को कहीं ना कहीं बयान पसंद आ रहे हैं, उस पर पब्लिक रिएक्ट कर रही है, क्या इसका फायदा सियासी जमातों को होगा? देखिए, ये तो कहना काफी मुश्किल है कि क्या ये सियासी जमातों को इसका फायदा होगा, लेकिन क्या फिरका परस्ती मुद्दा बन गया है वहां पर? ये नहीं कह सकते, लेकिन जिस प्रकार से हम कैंपेनिंग देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, हालांकि चुनाव तो हो रहे हैं तेलंगाना में, लेकिन ये जो लेवल का कैंपेनिंग हो रहा है वो नेशनल पॉलिटिक्स में जिस प्रकार का देखने को मिलता है, जो नेशनली अगर जनरल इलेक्शन आम चुनाव होते हैं तो वो टाइम पे किस प्रकार से देखने को मिलता है, वैसे ही अब देखने को मिल रहा है। खास करके AIMIM और बीजेपी के बीच में कल जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर एक दिन के दौरे पर थे और उन्होंने जिस प्रकार से बयान दिए और उसके बाद पलटकर फिर से असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के चीफ है उनका कहना, तो और जिस प्रकार का लैंग्वेज, और ख़ास करके अगर देखें अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं और यहाँ के एक सेगमेंट चंद्रायन गुट्टा से वो उम्मीदवार भी है MIM के, तो वो जिस प्रकार की भाषा बात कर रहे हैं हर जलसे में और जहाँ पे भी मीटिंग होती है, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी जो है चिंताजनक बताया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर वो काफ़ी आपत्तिजनक है। जी, मैं अमलेंदु जी आपसे जानना चाहूंगा, इस तरह की पॉलिटिक्स जो है, खासतौर से अगर हम बीजेपी या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात करें, ये जो सवाल जवाब हो रहे हैं और जो एक तरह से एक अगर कोई बात कहता है तो उसका उससे भी बड़ा जवाब देने की कोशिश की जाती है, ये कितना खतरनाक है आगे आने वाली सियासत के लिए? और ये दोनों सियासी जमातें और कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर फिरका परस्ती की तरफ ले जाती हुई नजर आ रही।
नहीं, निश्चित तौर पर फिरका परस्ती ले जाती हुई नजर आ रही हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय आदित्यनाथ जी हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को जिस हाल पे छोड़ के वहाँ टहल रहे हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले अपना रिपोर्ट दिखा रहे थे बुलंदशहर की, जो हाल यहाँ कर रहे हैं, आप वहाँ आराम से टहल रहे हैं, यहाँ यूपी जो है सुलग रहा है आपकी इन्हीं सब बातों की वजह से, और अब आप वहाँ जाके दक्षिण में आग लगाना चाहते हैं। तो भाई रहम कीजिए, हिंदुओं पे भी रहम कीजिए, इस मुल्क के ऊपर भी रहम कीजिए, तेलंगाना के ऊपर भी रहम कीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी और ओवैसी जी दोनों अपने अपने धड़े के जो हैं बहुत माहिर समझे जाते हैं। दोनों जो है वो एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात, अभी एक दूसरे को जवाब दीजिए। लेकिन MIM का जिससे संबंध है, जिनको मतलब उन्होंने समर्थन दिया है TRS को, वो TRS जब केंद्र में अविश्वास प्रस्ताव आता है मोदी जी के खिलाफ तो वॉकआउट करके पीछे से समर्थन दे देती है मोदी जी को। तो भाई अपने इस संबंधों पे भी बात कर लीजिए खुल के जनता के सामने कि हमारे ये संबंध है और हम आपके सामने इसलिए लड़ रहे हैं। तो भाई आप दिखाने के लिए लड़ते हैं। तो टेंशन में आ गए इस वक्त अमलेंदु जी की, वो तो भरी सभा में जो है बीच अपनी तकरीर में जो है डांट रहे हैं जो उनसे सवाल कर रहा है, और बाप और वालिद पर आ जा रहे हैं, ये हालात बन रहे हैं। ये भी हम आपको दिखा रहे थे अपने नाज़रीन को। तो इसीलिए हाल बन रहा है, क्योंकि आप जनता के जब काम नहीं करेंगे, आप जनता के सवालों पे बातें नहीं करेंगे, तो इस तरीके की आपका जो है मानसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ाएगा कहीं ना कहीं जाकर के। क्योंकि जब आपसे सवाल होंगे जनता के मुद्दों को लेकर के, तो फिर दिक्कतें पैदा होंगी ना। क्योंकि जनता के लिए अगर आपने काम किया है और जनता के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आपको दिखाने को आगे नहीं हमने ये काम किया है अभी जनता के लिए, आपकी ये समस्याएं थी, हमने इन पे ये एक्शन लिया। जब ये बताने के लिए आपके नहीं है, तभी आप फिर हिंदू मुसलमान और जाति और अली और बजरंगबली ये सब करेंगे। तो जनता के लिए जब आप काम करेंगे तो आप कहेंगे हमने आपके लिए काम किया है, तो काम की बात होगी। प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सामने ओवैसी की पार्टी है और ओवैसी की पार्टी या अकबरुद्दीन की तरफ से जो बयान आते रहते हैं, उनकी जिस तरह की तकरीर होती है, क्या बीजेपी को इसलिए इस तरह का स्टैंड लेना पड़ा है, या वो अपनी हिकमत अमली के तहत, अपनी रणनीति के तहत ये कर रहे हैं ताकि पूरा इलेक्शन जो है इसी तरह का बन जाए? देखिए, अगर खास करके हम पुराने शहर की अगर बात करें, हैदराबाद की, तो वहां पर जरूर बीजेपी और MIM के बीच में कड़ी टक्कर होती है। हालांकि जो उम्मीदवार है पूरे MIM के, वो सिर्फ पुराने शहर में उन्होंने खड़े किए हैं 8 के 8, और वहीं बीजेपी अपना जो है कब्जा जमाना चाहती है। हालांकि बीजेपी के पास फिलहाल जो पिछली असेंबली थी उसमें सिर्फ 5 नुमाइंदे थे, 5 MLAs थे, वहीं MIM के पास 7 थे। लेकिन जो पुराने शहर की बात है, तो वहां पर अपना दबदबा कायम करने के लिए जरूर बीजेपी कई सालों से कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ MIM अपनी पकड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो पूरा जो मामला है पुराने शहर को लेकर के ही है। और जिस प्रकार के लीडर असदुद्दीन ओवैसी है, हालांकि सिर्फ 8 सीट ही वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों के बयान दोनों देखें तो लगता है कि शायद पूरे तेलंगाना में ये दोनों का जो है वजूद ज़्यादा है। हालांकि वो बात बिल्कुल नहीं है। एक तरफ बीजेपी का भी उतना वजूद नहीं है, वहीं MIM का भी नहीं है, लेकिन पुराने शहर के लिए ये पूरी जद्दोजहद की जा रही है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो वहां सीधा मुकाबला अगर है तो वो महाकुटुंब और TRS के दरमियान है, लेकिन बयानबाजियों के मामले में वो मुकाबला तो कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे तेलंगाना में बीजेपी और AIMIM लड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हैदराबाद के पुराने शहर को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर काफी कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। खास करके TRS और जो महागठबंधन है, कांग्रेस, CPI, तेलंगाना जनसमिति और जो है एक और पार्टी, उसके बीच में जबरदस्त यहाँ पर घमासान हो रहा है, लेकिन उसकी तरफ नजर नहीं जा रही है। और जो MIM और बीजेपी की बयानबाजी हो रही है उस पर सभी की खास नजरें हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भाषा, क्योंकि नेशनल लीडर्स बीजेपी के जितने भी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अमित शाह पिछले कई महीनों से यहाँ का दौरा कर रहे हैं, और अभी भी जो है जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं बड़े बड़े, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। उनका मुकाबला AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी एक ही कर रहे हैं। जी, मैं पूछना चाहूँगा आपसे खासतौर से अमलेंदु जी, ये जो जबान का जो स्तर है, लैंग्वेज का जो स्तर है, जो मयार है, वो जिस कदर से गिरा है, वो सभी के जरिए देखने को मिल रहा है। ये बात नहीं है कि सिर्फ बीजेपी और AIMIM के लोग ही ऐसा कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो
कांग्रेस भी के लीडरान भी अपना धर्म बताने में पीछे नहीं हटते हैं। खुद कौमी सदर जो है अपनी धर्म, अपनी जाति, अपना गोत्र बताने से पीछे नहीं हटते हैं। कमलनाथ जो हैं उनके वीडियो वायरल हो रहे थे मध्य प्रदेश में, वो मुसलमानों से एक मुश्त वोट की अपील कर रहे थे। इस तरह की बातें हुई हैं और सब खुलकर कर रहे हैं, कुछ दबे छुपे कर रहे हैं, लेकिन है सबके जहन में वही। तो हम किसी को पाक साफ नहीं कह सकते। नहीं, पाक साफ कोई भी नहीं है, मैं भी किसी को पाक साफ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो इसकी शुरुआत कर रहा है और जो इसका सबसे बड़ा लाभार्थी है और जो अब तक लाभार्थी रहा है, बात उसकी है। देखिए, ये बात सही है कि पिछले लगभग 3 दशक से इस देश की राजनीति का एजेंडा भाजपा तय कर रही है, वो चाहे सत्ता में हो चाहे सत्ता से बाहर हो, एजेंडा वही तय कर रही है। वो एजेंडा तय करती है हिंदुत्व पर बात होगी तो हिंदुत्व पर बात होती है, वो एजेंडा तय करती है राम मंदिर पर बात होगी तो राम मंदिर पर। कामयाबी है फिर। नहीं, बीजेपी बिल्कुल निश्चित तौर पे कामयाबी है, मैं तो इसको स्वीकार करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी है कि सब लोग उसके ट्रैप में फंसते जाते हैं। अगर ठीक है, जैसे अभी बीच में कांग्रेस ने स्ट्रेटजी अपनाई कि इनके लोगों के जवाब ही नहीं देने हैं, अच्छा था, लेकिन फिर लगा हुआ कि नहीं, अगर जवाब नहीं दिया जाएगा तो ये क्या क्या ये बोलते रहेंगे, तो इनको भी इनके सवालों में घेरा जाए। तो अब जैसे राहुल गांधी ने अपना गोत्र बताया, फिर उनसे गोत्र पूछना बंद हो गया। भाई, गोत्र तो भाजपा नहीं पूछा था ना उनसे कि आप अपना गोत्र बताइए। बीजेपी ने तो फंसा लिया। नहीं, क्या फंसा लिया बीजेपी ने? बीजेपी ने क्या फंसा लिया? अब वो पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी अपना गोत्र बताएं। अब वो कल पूछेंगे भी अमित शाह जी बताएं, तो अमित शाह जी का गोत्र क्या बताया जाएगा? वो तो जैन ही है, उनका गोत्र है ही नहीं। अब ये सवाल उठने शुरू हो जाएंगे ना, तो इसलिए फिर जब पूछा गया तो तब थोड़ा सा बैकफुट पे आए। आपको याद होगा जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था तो प्रधानमंत्री गए कर्नाटक में और वहां उन्होंने सिद्धारमैया के लिए कहा सीधा रुपया। सिद्धारमैया जी ने जैसे ही नोटिस दिया मानहानि का, वैसे सारे आरोप लगना बंद हो गए। तो भाई, एक राजनीति का स्तर है। इस तरह की बयानबाजियों में अमलेंदु जी कोई पार्टी स्टैंड लेती हुई नहीं दिखती है कि कोई अपने आप को कम से कम साफ शफाफ रखे या कोई एक्शन ले, ताकि इस तरह की बयानबाजियां, इस तरह की बातें बंद हो। कोई नहीं चाहता। मैं तो दूसरा सवाल कर रहा हूं कि हमारा चुनाव आयोग क्या कर रहा है? हमारा चुनाव आयोग बैठा हुआ क्या कर रहा है? जिसके मन में जो आ रहा है वो बोले चले जा रहा है। प्रसाद जी से सवाल करूंगा। प्रसाद जी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से किसी को कोई नोटिस आया, किसी की शिकायत हुई क्या, किसी ने ऐतराज करके? क्योंकि जिस तरह की बयानबाजियां तेलंगाना में हो रही हैं वो तो काबिले ऐतराज है। बिल्कुल, इस पर काफ़ी जो है एतराज़ ज़रूर है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास से वहाँ पर कोई नोटिस नहीं गया है। हमारी जानकारी में तो कम से कम नहीं आया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है दूसरे जो कंप्लेंट्स है उस पर ज़रूर गौर कर रही है। ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है उनके लिए पुराने शहर में जिस प्रकार से हो रहा है, क्योंकि मीडिया में इसको काफ़ी उछाला जा रहा है। वहीं जो दूसरे जो पार्टी से, खास करके टीआरएस जो। जी शुक्रिया प्रकाश जी, शुक्रिया आपका प्रकाश जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को इस तरफ ध्यान देने की सख्त जरूरत है और इस तरह के बयानों को खारिज किया जाना चाहिए, इस तरह के बयानों को तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन दी जा रही है, ये अफसोस की बात है और इस पर एक्शन भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमरेंदु जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपका।